नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट एप्पल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए। अब तक हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंशों को देखा। आज हम देखेंगे राजस्थान के अंदर मराठा का प्रवेश कैसे होता है और उन्होंने किस किस राजनीतिक गतिविधि के अंदर राजस्थान के अंदर हस्तक्षेप किया। जब औरंगजेब की मृत्यु 1707 के अंदर होती है, तब तक भारत का अधिकांश हिस्सा मुगलों के अंदर था, मुगलों के अधीन था। तो ये राजस्थान का हिस्सा भी मुगलों के अधीन था। ज़्यादातर राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 के अंदर, तो सभी राजा, चाहे वो आपका बंगाल हो, चाहे वो आपका दक्षिण के अंदर हैदराबाद हो, चाहे मराठे हो, चाहे यहाँ पे गुजरात हो, या आपके राजस्थान के राजपूत हो, सब स्वतंत्र हो रहे थे। क्योंकि औरंगजेब के बाद के सारे राजा जो है वो आपके कमज़ोर थे, उतने शक्तिशाली नहीं थे। तो जो मराठा थे वो एक बहुत ही बड़ी शक्ति के रूप में उभरे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के इन्होंने यहाँ पे हैदराबाद के अंदर भी काफ़ी हिस्सा, हैदराबाद का जो था वो भी इन्होंने ले लिया। उत्तर में आके यहाँ पे मालवा और बुंदेलखंड के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। जो आपका ये ग्वालियर और इंदौर की जो रियासतें हैं, ये उसी से बनी हुई है कि मराठे जब सिंधिया और होलकर ऊपर आ गए थे। यहाँ गुजरात के अंदर भी उन्होंने अपना अधिकार शुरू कर दिया था, गायकवाड़ यहाँ पे आ गए थे। तो अब राजस्थान की जो दक्षिणी तीनों सीमाओं के आसपास जब मराठे आ गए थे, तो स्वाभाविक था कि वो राजस्थान के राजनीति के अंदर भी अपना हस्तक्षेप करेंगे। तो इसकी एक घटनाक्रम यह है कि क्या हुआ था कि जो बूंदी का राज्य है, उस के राजा, उस समय राजा बुद्ध सिंह जी थे। उनकी शादी जयसिंह की बहन से हो रखी थी। ये बहनों ही थे, पहले इनके संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनके संबंध खराब हो गए। तो बुद्ध सिंह इस वजह से अपनी जो कछवाई रानी थी, जो कछवा जयसिंह कछवा की बहन थी, उससे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और अपनी जो चुंडावत रानी है उसका ही कहना मानते थे। धीरे धीरे एक बार तो बात यहाँ तक आ गई कि उन्होंने भवानी सिंह को अपना खुद का बेटा मानने से इनकार कर दिया। तो इस बात को लेकर जयसिंह ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। लेकिन बूंदी पर आक्रमण करके बूंदी को जीतने के बाद में इन्होंने भवानी सिंह को बूंदी नहीं दी। इन्होंने क्या किया कि करवट नाम की एक जागीर थी, उसके जागीरदार के सबसे छोटा बेटा था दलेल सिंह, इसको बूंदी का राजा बना दिया। क्योंकि बूंदी के ऊपर जयसिंह खुद का अधिकार चाहते थे, और दलेल सिंह के साथ अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह कर दिया। तो जब ऐसा हुआ तो उसकी बहन कछवाई रानी खुद मतलब परेशान हो गई कि ये क्या हुआ, ये तो हमारे लिए आक्रमण करने आ रहा था, ये क्या हो गया। और उसी बीच उसने अपने भांजे भवानी सिंह, जो कि मतलब उत्तराधिकारी था बूंदी का, उसकी हत्या कर दी। तो जब ये सब कुछ हुआ तो जो कछवाई रानी है, इन्होंने मल्हार राव होलकर को चिट्ठी लिखी और राखी भेज के उनसे मदद मांगी। तो मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया आए थे। तो मराठाओं के बारे में आपको ये जानना जरूरी है कि जो भी उन मराठाओं को ज़्यादा पैसे देता था, तो उस तरफ से वो युद्ध करते थे और उसके बाद में अपने चौथ का अधिकार भी रखते थे। और वो मतलब उनके युद्ध में भाग लेने के कारण यही होते थे। आप देखेंगे इसी वीडियो के अंदर और कि किस किस तरीके से किसने उनको कितना पैसा दिया और किस तरीके से उन्होंने अपने साइड बदली और आक्रमण किए। तो मल्हार राव होलकर और राणोजी सिंधिया ने मिलके 1734 के अंदर आक्रमण किया। जो दलेल सिंह था इसको हटा दिया। जो कछवाई रानी के दूसरे बेटे थे उमेद सिंह जी, उनको राजा बनाया। और दलेल सिंह के बड़े भाई थे प्रताप सिंह, वो भी कछवाई रानी के साथ थे कि छोटे भाई को राजा बना दिया, बड़ा भाई वहीं पे जागीर में रह गया, तो बड़ा भाई भी उनके साथ था। तो उस समय उमेद सिंह बड़ा छोटा था, तो कार्यभार जो था वो प्रताप सिंह जी के हाथ में आया। तो इस तरीके से बूंदी का जो उत्तराधिकार का संघर्ष है वो खत्म हुआ। तो इसके अंदर एक बड़ी क्षति मिली थी सवाई जयसिंह जी को। इससे जस्ट पहले जब ये हुआ था, इससे कुछ ही दिनों पहले मतलब सवाई सिंह को ऐसा लगा था कि अरे यार, ये जो मराठा है ये तो गुजरात के अंदर, मालवा के अंदर और बुंदेलखंड के अंदर आ गए हैं, और अब ये राजस्थान जो है अपना, यहाँ पे भी आ जाएंगे। तो उन्होंने हुडा नामक जगह के ऊपर एक सम्मेलन बुलाया 17 जुलाई 1734 के अंदर। इस सम्मेलन का कार्य यही था कि सभी राजाओं को इकट्ठा करके जब भी मराठाओं का आक्रमण होगा एक साथ उनसे युद्ध करें। लेकिन ये ज़्यादा सफल नहीं हुआ, क्योंकि समझौता था, साइन कर लिया सबने, लेकिन माना किसी ने नहीं। इसकी अध्यक्षता, ये सवाल पूछ सकता है कभी लोगों को, लगता है कि जयसिंह ने बुलवाया था, लेकिन इसके अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। तो आपको ये याद रखना है कि मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय है जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की। उस समय के जोधपुर के महाराजा जो अभय सिंह जी थे, बीकानेर के जोरावर सिंह जी थे, और बूंदी के अंदर जो दलेल सिंह, जिनको जयसिंह ने बिठवाया था, वो भी हिस्सा लेने आए। लेकिन ये हुडा सम्मेलन ज़्यादा चला नहीं। और जो बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष के समय 1734 के अंदर जो अटैक किया था मराठाओं ने, उस समय ये बाकी कोई बीच में नहीं आए और बूंदी फिर उमेद सिंह जी की हो गई।
हाँ, इसके बाद में जो दूसरा स्थिति आती है जो है जयपुर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो जयपुर की उत्तराधिकार संघर्ष की तरफ जाने से पहले हम सवाई जयसिंह जी का जो विवाह हुआ था मेवाड़ के अमर सिंह जी की बहन के साथ, तो मेवाड़ के राणा अमर सिंह की बहन चांद कुंवर के साथ इनका विवाह हुआ। लेकिन विवाह की शर्त अमर सिंह जी ने ये रखी थी कि जब अपनी बहन चांद कंवर का जो भी पुत्र होगा वही जयसिंह के बाद में राजा बने। तो अब उनकी दो पत्नियां थी, एक तो खींची रानी और एक चांद कंवर। खींची रानी से बेटा था उसका नाम था ईश्वरी सिंह, और जो चांद कंवर से बेटा था उसका नाम माधो सिंह था। माधो सिंह छोटे थे। अब 1743 के अंदर क्या होता है कि जो आपकी मृत्यु हो जाती है जय सिंह जी की, तो उसके बाद में 1743 से लेके 1750 तक आपका जयपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष चलता रहता है। एक तरफ ईश्वरी सिंह है, एक तरफ माधो सिंह है। ईश्वरी सिंह राजा बन जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि माधो सिंह है वो जाके मल्हारराव होलकर से मदद मांगते हैं और ईश्वरी सिंह जाके राणोजी सिंधिया से मदद मांगते हैं। अब दोनों ही मराठाओं से मदद मांग रहे हैं और फिर दोनों आपस में युद्ध लड़ते भी है। और 1745 के अंदर ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। फिर 1747 के अंदर फिर से दूसरा युद्ध होता है, राजमहल का युद्ध, फिर से ईश्वरी सिंह जीत जाते हैं। फिर मेवाड़ के जो महाराणा है जगत सिंह द्वितीय, उसके बाद में जो मेवाड़ के महाराणा रहे, उन्होंने पेशवा से बात की, पेशवा को धन का लालच दिया कि मैं आपको ज़्यादा पैसे दूंगा, आप माधो सिंह का साथ दो इस युद्ध के अंदर। तो पेशवा ने फिर अपने दोनों ही सिपा सलार मलाजी होलकर और राणोजी सिंधिया को बोला कि आप माधो जी की तरफ से लड़ो। तो माधो सिंह जी की तरफ से जो बगरू का युद्ध था जो 1748 में था, माधो सिंह जी की तरफ से मराठे लड़े और ईश्वरी सिंह थे उनके साथ सूरजमल था, जाट राजा सूरजमल। जैसे पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था कि जाट राजा सूरजमल जो उत्तराधिकार के संघर्ष के अंदर ईश्वरी सिंह का साथ देते हैं। तो ये युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद में जब बगरू के युद्ध में ईश्वरी सिंह की हार हो जाती है तो संधि के अंदर ये तय होता है कि ये 4 परगने माधो सिंह को दे देंगे अपना राज करने के लिए और बाकी का राज्य खुद के पास रखेंगे। और मराठों ने फिर कहा कि जो जितनी भी क्षति उनको हुई है वो पैसा आप हमें दीजिए। तो पैसा नहीं दिया। फिर ये प्रकरण कहा जाता है कि जो महाजी है वो जयपुर की तरफ आया लूटने के लिए कि भाई मेरे को पैसा दो वरना मैं आपकी जनता को लूट के पैसा ले लूंगा, मेरे को युद्ध की जो क्षति हुई थी उसकी। तो इसकी वजह से जंगल में जाके ईश्वरी सिंह ने आत्महत्या कर दी। जब उन्होंने आत्महत्या कर दी तो जो आपके सिंधिया थे उन्होंने माधो सिंह जी को महाराजा बना दिया। अब माधो सिंह जी से भी वो सिर्फ पैसे मांगने लगे कि आप पैसा दो पैसा दो। तो माधो सिंह ने क्या किया कि मराठाओं को बुलाया। करीब 4000 मराठे जयपुर शहर के अंदर आते हैं। माधो सिंह ने जयपुर शहर का दरवाजे बंद कर दिया और दरवाजे बंद करके कत्लेआम किया और जयपुर नगर के अंदर 4000 मराठाओं को मार दिया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कालांतर के अंदर जयपुर और मराठों के बहुत संबंध खराब हो जाएंगे और इनके युद्ध लगातार होते रहेंगे। अब लगातार युद्ध कैसे होते रहेंगे? अब वो तो 1751 की बात थी। 1787 के अंदर तुंगा का युद्ध होता है। तुंगा के युद्ध के अंदर जो मराठे हैं वो महाजी सिंधिया की तरफ से आते हैं। पहले राणोजी सिंधिया थे, राणोजी सिंधिया के बाद में महाजी सिंधिया सिंधियों के राजा थे। तो वो एक तरफ, और जो जयपुर के प्रताप सिंह, जोधपुर के विजय सिंह, शिवपुर और करौली के राजा, ये सब मिलके एक साथ लड़ रहे थे। पहला युद्ध जो हुआ वो अनिर्णायक रहा तुंगा के अंदर और राजपूतों का पलड़ा भारी था। लेकिन जो 1787 के अंत तक महाजी है वो पीछे हट गया और वापस ग्वालियर की तरफ चला गया। उसके बाद में 1790 के अंदर फिर से महाजी सिंधिया आया, पाटन का युद्ध हुआ। पाटन के युद्ध में फिर मराठा विजयी हुए। फिर 1800 के आसपास जब प्रताप सिंह ने सोचा कि अब फिर से एक बार अपनी शक्ति इकट्ठी करके, क्योंकि मराठे क्या थे कि मतलब अपने चौथ का अधिकार लेने के लिए शहरों के अंदर लूटमार करा करते थे। तो वो फिर 1800 के अंदर मालपुरा के युद्ध के अंदर फिर से इन्होंने शक्ति इकट्ठी की और लड़ाई की। लेकिन फिर उसमें भी मराठाओं की विजय हुई। और ये जयपुर और मराठाओं के बीच में जो युद्ध था ये मराठाओं की वजह से, जैसे कि पहले तो जय सिंह के समय तक तो जयपुर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ये जो लगातार युद्ध थे, एक तो बूंदी वाली गलती, उसके बाद में आपका जयपुर का उत्तराधिकार का जो संघर्ष था, और उसके बाद में जो ये 3 युद्ध थे, अगर ये तुंगा के युद्ध में भी अगर वो उसको हराने की कोशिश करते और वो भाग गया तो उसको जाने दिया, ऐसा नहीं करते तो शायद तक परिणाम कुछ और होते। इसके बाद में जो तीसरा हस्तक्षेप का मुद्दा है वो है कृष्णा कुमारी विवाद। मेवाड़ के महाराणा उस समय भीम सिंह जी थे। भीम सिंह जी, ये भीम सिंह जी की पुत्री है जिसकी सगाई भीम सिंह जी ने मारवाड़ के एक भीम सिंह जी के साथ की थी। मारवाड़ के अंदर एक शासक रहा था भीम सिंह, बहुत छोटे समय के लिए शासक रहे थे, उसके साथ सगाई की हुई थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने रिश्ता जयपुर के जगत सिंह के साथ कर दिया। अब जयपुर के जगत सिंह के साथ रिश्ता किया तो जोधपुर के नए राजा मान सिंह थे, उन्होंने इसको अपमान मान लिया और उन्होंने मराठाओं की मदद ली। मराठाओं का एक पिंडारी सरदार था आमिर खां, उसकी सहायता से मेवाड़ की चारों तरफ डेरा डाला और कहा कि या तो इस
का मान सिंह से विवाह करवाओ या कृष्णा कुमारी को मार दो। तो कृष्णा कुमारी ने अंततः जहर खा लिया। और ये राजस्थान की हिस्ट्री का सबसे काला अध्याय है कि मतलब किसी के अहंकार के चलते एक महिला को जहर खा के आत्महत्या करनी पड़ी। इसके बाद में जो तीसरा प्रकरण है वो है जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष। अब जोधपुर का उत्तराधिकार का संघर्ष जो है वो 1449 में चालू होता है। जो राजा अभय सिंह जो कि हुड्डा सम्मेलन में गए थे उनकी मृत्यु होती है। अब इनका एक भाई था भगत सिंह जो बहुत ताकतवर था, और इनका एक पुत्र था राम सिंह। राम सिंह जब गद्दी पे बैठा तो भगत सिंह ने उसको हराकर जोधपुर का राजा खुद बन गया। राम सिंह जोधपुर से भाग के जयपुर आ गए और जयपुर में आके इन्होंने शरण ली। उसके बाद में भगत सिंह काफ़ी शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने अपने राज्यकाल के समय में अजमेर के ऊपर अधिकार कर लिया। लेकिन जब इनकी मृत्यु हो गई 1752 के अंदर, तो इनकी जगह इनका पुत्र विजय सिंह राजा बना। और फिर 1753 के अंदर मेड़ता का युद्ध होता है। राम सिंह है वो मराठाओं की मदद लेके आते हैं और दूसरी तरफ विजय सिंह खुद है। तो जब मेड़ता का युद्ध होता है तो उसके अंदर विजय सिंह की हार हो जाती है। और इसकी संधि की शर्तें कुछ इस तरीके से थी कि जो अजमेर जीता था भगत सिंह जी ने, और जो गढ़ बीठली है जो अजमेर के पास ही आता है, तो उसको मराठाओं को दे दिया जाएगा। तो मराठाओं को वो जागीर मिल गई बढ़िया। उसके बाद में जालोर और आधा मारवाड़ जो जालोर के साइड का है वो राम सिंह जी को दिया जाए, और जोधपुर और नागौर और मेड़ता के जो इलाके हैं विजय सिंह अपने पास में रखें। तो इस तरीके से मारवाड़ के दो हिस्से किए गए थे उस समय। तो ये संधि थी, इसके अंदर बहुत सारा पैसा भी देना था। बाद में राज्य वापस एक हो जाता है कालांतर के अंदर, लेकिन बहुत सारा पैसा देना पड़ा। और मराठाओं को इसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि इन्होंने बहुत सारी धनराशि भी प्राप्त की। उन्होंने अजमेर और गढ़बीटली भी प्राप्त किया। जो ये मराठाओं की ये नीति थी अंग्रेजों के साथ बहुत मेल खाती है। अंग्रेज भी ऐसा ही करते थे कि अंग्रेज आपके साथ युद्ध लड़ेंगे, दो लोगों के बीच में युद्ध हो रहा होगा, अंग्रेज एक की साइड लेंगे, दूसरे से भी पैसे लेंगे, इससे भी पैसे लेंगे। अगर आप जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास अब जब हम देखेंगे, तब जो चीज़ मराठाओं ने राजस्थान के राजपूतों के साथ की वही अंग्रेजों ने मराठाओं के साथ की। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके बाद में अब हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश आए, अंग्रेज आए, उन्होंने राजस्थान के राजपूतों के साथ किस तरीके से संधि की है, तो वो हम देखेंगे। इन सब क्लासेस के नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते होंगे। अगर आपको पता नहीं है टेलीग्राम चैनल कहाँ पे, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में देख लीजिएगा, लिंक डाला हुआ होगा। तो उसके ऊपर आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से सारे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स वहाँ पे अवेलेबल है।